सफाई। जी, नीति का मतलब होता है सफाई। किससे सफाई करेंगे? हम यहाँ किसकी मदद ले रहे हैं? हम यहाँ ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं जल का। जल नीति वैसे हमारे कहीं भी हठ योग के या वैसे टेक्स्ट में नहीं पाई जाती। ये आयुर्वेदिक साइड से हम ऐसे समझते हैं कि वहां से आई है। पंचकर्म में कह लीजिए या वैसे हमें वहां देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि आयुर्वेदिक मेथड है ये जल नीति का। पर हम इसको योग में क्यों पढ़ते हैं? योग में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके ऐसे परिणाम हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, जो हमें सूत्र नीति करने के लिए, सूत्र नीति के बाद भी कुछ लोग करते हैं, पर ये सूत्र नीति से पहले किया जाता है। असली क्रिया जो है सूत्र नीति से पहले करी जाती है, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं, अगेन बेसिक लेवल के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए। सेम इसमें भी आइसोटोनिक वाटर सॉल्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा पॉट जो होता है वो डिफरेंट पॉट होता है, कुछ इस तरह का पॉट होता है जिस जैसा इसमें हम देख रहे हैं। कुछ इस तरह का नीति का पॉट हम यूज करते हैं इसके अंदर। और इस नीति क्रिया को करने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी हम, इसमें भी खाली पेट होना चाहिए, कागासन में बैठेंगे, पानी गर्म होगा, ल्यूकवार्म होगा। यह प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे कि पूर्व काल में करी जाती थी। पहले पानी को पूरा उबालेंगे, नमक डालेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, फिर उसका सेवन करेंगे। जब वो ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना हो जाएगा, तब उसका सेवन करेंगे। लेकिन सेवन करते वक्त क्या करेंगे? कागासन में बैठने के बाद पहले हम अपना स्वर चेक करेंगे कि कौन सा स्वर एक्टिव है। जो सा स्वर एक्टिव होता है हम उस नोस्ट्रल को यूज करते हैं। वहां से इस नोजल को, उस नोजल को हम इंसर्ट करेंगे नोज के अंदर, जो भी साइड एक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड एक्टिव थी, तो मैंने लेफ्ट साइड से नोजल को इंसर्ट करा। लेकिन अब थोड़ा सा हेड टिल्ट करेंगे, जैसे इन्होंने किया होगा, इसके अंदर हेड टिल्ट करेंगे टूवर्ड्स दिस साइड, उसको हेड टिल्ट करेंगे। यानी कि ये साइड इसकी एक्टिव थी और हेड कहाँ टिल्ट करा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिसकी वजह से पानी जो होता है, जो नाक की जो नाक में जो होता है, नोज कुछ इस प्रकार का होता है, अगर कभी नोटिस करा है तो बायोलॉजी की बुक्स में या वैसे कभी नोटिस करो, नोज कुछ इस तरह से होता है। ये जो एरिया है ना, ये ऐसे डिवाइड होता है। यहाँ इसके बीच में पूरा ऐसे गैप बना होता है। गैप मीन्स देयर इज अ टर्न, जो कि यूजुअली हम उसको यूज नहीं करते, किसी भी भाव में यूज नहीं करते हैं। और ये पानी से, या इसको हम वायु का जो हमारा माध्यम होता है उसके भाव में हम इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है। जब ब्रीदिंग पैटर्न होता है हमारा, हम प्राणायाम में इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं, पर वो बहुत हायर लेवल पे है। ठीक है। लेकिन फिलहाल हम जो करते हैं वो हम यहाँ पे जल का कर रहे हैं। एक हो गया गले से लेकर बाहर तक आना है, सॉरी, नोज टू माउथ। ठीक है, एक ये रास्ता होता है, और एक होता है नोज टू नोज का। ठीक है। जो नोज टू नोज है वो ये वाला ऐसा रास्ता होता है। तो यहाँ से वाटर डाला और यहाँ से वो बाहर आ जाता है। इसके लिए मुझे सर झुकाना पड़ता है, ये रीजन होता है। अगर सर नहीं झुकाएंगे तो सीधा पानी कहाँ चला जाएगा? गले में आ जाएगा। ठीक है। वो हमें नहीं करना। ठीक है। अब हमने जब ये करा तो इससे पानी क्या हुआ? हमारे एक नाक से दूसरी नाक में आ गया। इससे जो क्लीनिंग हुई, वो क्लीनिंग जो जो ये वाला पोर्शन रह गया था ना, जो क्लीन नहीं हुआ था अभी हमारा। और सूत्र नीति में भी ये पोर्शन क्लीन नहीं होता। सूत्र नीति में सीधा ये वाला भाग ऐसे करके क्लीन होता है, जैसे कि इसमें है। ये वाला भाग ऐसे करके ये क्लीन होता है। ठीक है। ये वाला भाग आप समझिए, ये वाला क्लीन नहीं होता। ये वाला भाग ऐसे क्लीन नहीं हो पा रहा, इसलिए हम जलनेती को भी यहाँ पे यूज करते हैं। प्लस ये वाला भाग तो दोनों में सेम ही है ना, इतना भाग तो हम इसको क्लीन करें, जो कि हमारी सूत्र नीति में हमें हेल्प करेगा। क्लियर? अब क्या होता है जब हमने इसको क्लीन पानी डाला नोज में, और नोज में वाटर इंसर्ट करने के बाद हमने जब निकाला उसको अच्छे से, तो हमने ध्यान रखना है कि वो उसी में जा रहा है। दूसरी चीज, जब पानी आप नोस्ट्रल जब सॉरी, जो नोजल है वो नोस्ट्रल में आपने इंसर्ट कर ली है, बिफोर यू टिल्ट योर हेड, अपना सर झुकाने से पहले आपने मुख से श्वास लेना शुरू कर देना है। और ये श्वास जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कोशिश करते हैं 3 बार श्वास ले लो। 3 बार श्वास ले लिया, फिर नोजल जो थी नोस्ट्रल में डाली, फिर एक बार फिर से श्वास लिया माउथ से। ठीक है। और माउथ से ही छोड़ा, माउथ से लिया, माउथ से ही छोड़ा। उसके बाद हम अपना हेड टिल्ट करेंगे और पानी निकालते जाएंगे। कभी कभी झंझनाहट होती है सर में। ठीक है। ये तब होती है जब
जो साइड एक तो बहुत टाइम बाद कर रही है या बहुत सारे टॉक्सिन्स थे बॉडी में एकदम से, तो वो थोड़ा-सा दिमाग में सर में झंझनाहट होती है। कुछ को सबसे ज़्यादा झंझनाहट तब महसूस होती है जिनको माइग्रेन होता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है मतलब, उनको ज़्यादा होता है, जिनका हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, उनको होती है, जिनका पित्त का जो दोष है वो थोड़ा हाई लेवल पे रहता है, उनको भी सर दर्द होता है। एकदम से होता है, लेकिन ये शुरुआती अगर आप 2 से सॉरी शुरुआती 2 से अगर 5 सेकंड अगर बर्दाश्त कर लेंगे, तो ये एकदम से काबू में आ जाता है। लेकिन अगर यही 2 से 5 सेकंड बर्दाश्त नहीं करे गए, तो ये लंबा सतत हो जाएगा, या फिर श्वास नाक से खींचने की गलती हो सकती है, या फिर आँखों में दर्द होगी। तो हमें अपना संयम बनाए रखना होता है 2 से 5 सेकंड के बीच का ही। इसके अंदर ये हेडेक कंट्रोल में आ जाता है, और आँखों में से अगर आँसू निकल रहे हैं, तो उन्हें निकलने दीजिए। आपकी प्रक्रिया आपके कंट्रोल में आ जाती है, नियंत्रण में। सबसे पहले यही टाइम होता है जिसके अंदर हम थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद आता है जब हमने ये पानी डाल लिया, निकाल लिया अच्छे से, अब माउथ से ही इन एंड आउट हो रहा है ब्रीथिंग रेट, पानी निकल गया, नीचे गिर गया, अब जितने टॉक्सिन्स हैं वो निकलने शुरू हो गए। इसी प्रक्रिया को सेम हम लेफ्ट साइड से, अगर ये सॉरी लेफ्ट साइड से यहाँ से रिपीट करा था हमने, यहाँ से लेफ्ट साइड से किया था, अब यही सेम प्रोसेस हम राइट साइड से करेंगे, और अब हेड इस साइड पे टिल्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसके हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस, किन-किन लोगों को नहीं करना है। पहले एक्यूट मायोपिया में नहीं करना, ईयर इन्फेक्शन, एक्जिस्टिंग नोज़ इन्फेक्शन, क्रोनिक नोज़ ब्लीडिंग जो होती है उसमें नहीं करना, रिसेंट ईयर नोज़ और ईयर सर्जरी कभी किसी की हुई हो, इवन वैसे तो थ्रोट सर्जरी भी आप ऐड कर लीजिएगा, है ना? थ्रोट सर्जरी भी अगर हुई है किसी की, या कोई भी जैसे रनों में प्रॉब्लम आती है, या ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम हुई है, या टॉन्सिल्स की कोई प्रॉब्लम हुई है, जो मेजर लेवल पे है, उनको उन लोगों को भी ये नहीं करना है। लेकिन कोई ऐसी इन्फेक्शन हुई थी, ठीक हो गई, तो वो कर सकते हैं, ताकि जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं उसके, उसको दूर करा जा सके। ओके? फिर रीसेंट ईयर नो सॉरी कोल्ड फ्लू, साइनटिस कोल्ड फ्लू, साइनसाइटिस, और यानी कि साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन, आइटिस है ना? आइटिस जहाँ पे आता है तो उसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। ओके, फिर आता है द नोज इज टोटली ब्लॉक पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को वैसे ही इस तरह की क्रिया हमेशा ही मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नमक का यूज ज्यादा होता है। अगर आप नमक का यूज अवॉइड करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नोज में यूज हो रहा है, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उस लेवल से नहीं होती है, तो हम इसके अंदर बिना नमक के पानी को यूज़ कर सकते हैं। दूध भी यूज़ करा जाता है, पर उसका कोई मेंशन नहीं है हमारे प्रैक्टिकल युग में, टेक्स्ट में, आई मीन सिलेबस में नहीं है। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है कि हाँ, कौन-कौन लोग कर सकते हैं इसको। जो-जो कर सकते हैं, सॉरी, इसके जो कर सकते हैं उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, इन्फेक्शन रिमूव होगा, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। कई बच्चों के अंदर क्या होता है, पुराना म्यूकस, पुराना दबा हुआ म्यूकस जो होता है वो निकाल नहीं पाते। साइनस में बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, पॉलिप्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआती दौर के लिए ये सबसे अच्छा है कि अगर हम शुरुआत में उन इन्फेक्शंस को पानी के माध्यम से निकालें। दूसरा, जब पॉल्यूशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में तो डेली करना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे अंदर के टॉक्सिन्स, हमारे जो इन्फेक्शंस हैं उनको डेली बेसिस पे दूर करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि फॉरेन एलिमेंट्स लाइक एलर्जीज़ एंड द डस्ट। जैसे कि अभी दिवाली की सफाइयाँ सबने करी हैं, अब वो निकालना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं अब जम जाता है, उसको निकालना ज़रूरी है, ताकि हमारी ब्रीथिंग रेट फिर से नॉर्मल हो पाए, हम श्वास को और प्योरली अंदर से ले पाएँ, ठीक है? हमारा ये जो एयर प्यूरीफायर है, उसको क्लीन करते रहना ज़रूरी है। होता है ना एसी के अंदर जो एक हमें बार-बार उसकी वो करवानी पड़ती है, सर्विस करवानी पड़ती है। तो ऐसे ये नाक की सर्विस है, तो ये करवानी पड़ती है हमें, ठीक है? अम It increases drainage of sinuses by preventing mucus stagnation। जो म्यूकस जम जाता है, रुक जाता है, बहुत टाइम से निकाला नहीं है, अब उसके ऊपर परत बाय परत बनती जा रही है, उसको निकालना ज़रूरी है। तो वो निकलना धीरे-धीरे शुरू हो जाता है, ठीक है? इंक्रीज़ ब्लड सर्कुलेशन किस एरिया में? हेड रीजन में। फिर आता है सूदिंग एंड इरिगेशन, इट्स इरिटेशन इफेक्ट ऑन द आईज बाय स्टिमुलेटिंग द टीयर डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स। क्यों भाई? या ये कैसे स्टिमुलेट हो जाते हैं? क्योंकि अगर यहाँ आई होती है, यहीं पे हमारे वो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, एक यहाँ पे होता है, ये ऐसे यहाँ पर होता है, नोज़ के यहाँ पर, ठीक है? ये नोज़ है, यहाँ पे ये टीयर ग्लैंड्स ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है? तो इसको ये एक्टिवेट करता है, इससे क्या होता है, जो आँखों में भी गंदगी होती है, जल के माध्यम से, वो भी इसकी वजह से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, क्लियर?
फिर आता है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ईयर रिलेटेड डिजीजेस। ईयर रिलेटेड डिजीज और इन्फेक्शन। ईस्टर्न ट्यूब में कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, अगर उसकी प्रेशर को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन थी जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां बनती जा रही है, उसको भी थोड़ा रिमूव करने में हेल्प होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो ठीक है, जो या तो पता नहीं है, अंडरलाइंग है, और एसिम्प्टोमेटिक रही है इस वजह से, या फिर कुछ हो सकता है कि पता है, तो उस केस में कोशिश कीजिए कि शुरुआती दौर में ना करें, डॉक्टर से पूछ के, या फिर हम योगिक ट्रेनर जो हमारे टीचर होंगे उनसे पूछ कर ही हम इसको करेंगे। ठीक है। फिर जलनेती ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ इन थ्रू माइग्रेन पेन। माइग्रेन भी है, साइनस की लिखिएगा। ठीक है, साइनस ऊपर खैर मेंशन कर ही दिया है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। आते हैं सूत्र नीति पे। सूत्र मतलब धागा। अब धागे से सफाई कैसे करी जाएगी? धागे का सिरा हम सब जानते हैं कैसा होता है। एक साइड सॉफ्ट होती है, तो दूसरी साइड कैसी होती है? हमारी थ्रेड की बनी हुई होती है। दूसरी साइड थ्रेड की बनी हुई होती है। ठीक है। जो थ्रेड साइड, जो वैक्स वाली साइड होती है, ये जो हाफ वैक्स वाली साइड है, ये जो वैक्स वाली साइड है, इसको हम अपने नोज में लेके जाते हैं। इसको भी पहले थोड़ा सा पानी से, गुनगुने पानी से वॉश कर लिया जाता है। हल्का सा इसको पानी में रखा जाता है, स्पेशली थ्रेड एरिया को। वैक्स एरिया में बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि वैक्स अगर वहां पर रखी जाएगी तो पिघल जाएगी, और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमें चाहिए कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट रहे हमारी बॉडी, हमारे नोज में, ताकि एकदम से हार्शनेस ना आए। इसलिए हाफ हाफ रखा गया है। ठीक है। फिर जब हमने नॉस्ट्रल को ना क्या करेंगे, सॉरी, जो थ्रेड है उसको क्या करेंगे, हल्का सा ना ऐसे घुमा लेंगे, हल्का सा ऐसे यहाँ से हुक के स्टाइल में इसको घुमा लेंगे, ताकि जो ये नोज का जो हमारा पार्ट है ना, क्योंकि गला एकदम से ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहा, नोज और गला जो है ना, नेक हमारा वैसे स्ट्रेट नहीं है, उसमें क्या है, उसमें गोलाई है, ऐसे यू टर्न की तरफ जा रहा है। राइट, जैसे ये यू टर्न है ना, ऐसे यहाँ पे ये यू टर्न है यहाँ पर, ऐसे यू टर्न की तरह तरह जा रहा है। इसलिए हमें हल्की सी उसकी गुलाई बनानी होती है, बिल्कुल हल्की से टिप को गोल करना होता है। ठीक है, टिप को गोल कर लिया, फिर इसको सॉफ्ट कर लिया था हमने पानी में, स्टरलाइज भी कर लिया था। तो अब हम इसको यहाँ से धीरे धीरे करके नोस्ट्रल में यूं डालेंगे, और ये कब ऐसे घूम घूम के नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे लेके जाएंगे, और गले के माध्यम, जैसे यहाँ पे हमें महसूस होगा यहाँ पे आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे अपने फिंगर्स को गले में ले जाने की, थ्रोट में ले जाने की, और उसको धीरे से बाहर निकाल लेंगे, और उसको हल्का सा रब करते हैं, मसाज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लाइट मसाज जो होती है हम थ्रेड से जो करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है सूत्र नीति में। ये नहीं यहाँ से डाला था और फटाफट से जहाँ से डाला और फटाफट से निकाल लिया, हो गया खत्म। नहीं, वस्त्र धोती की तरह है ये भी। इसमें वस्त्र जो है हमारा सूत्र है। सूत्र के इसलिए उसको आधा वैक्स और आधा सूत्र रखा गया है, ताकि जो गले में जो हमारा सॉफ्ट पार्ट है ना हमारे गले में, उसको ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सूत्र वाला पार्ट वहां पे भी नहीं होता। ठीक है। वहां हमारे कौन सा वैक्स वाला पार्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट पार्ट है, बहुत सॉफ्ट होता है। जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो गले में घंटी होती है, क्या कहते हैं उसको, बताएं आप, ममता जी बताएं। घंटे का ही अच्छा बोलते जी, हैं ना उसको। क्या? घंटे का ही बोलते हैं ना उसको। घंटी का, बिल्कुल, वो बहुत सॉफ्ट होती है। उसको अगर हम थ्रेड से ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे तो उस पे हो सकता है कोई घाव आए। अगर किसी के टॉन्सिल्स थोड़े से, जो मैंने जैसा बताया, एसिम्प्टोमेटिक कोई प्रॉब्लम है, उसकी सिम्टम्स नहीं दिख रही लेकिन अंडरलाइंग है, वो चल तो रही है कोई ना कोई बीमारी अंदर, अगर एकदम से अगर हम सूत्र पे उसका बाहर कर देंगे तो उसको दिक्कत करेगा, हार्श हो जाएगा, कोई घाव आ जाएगा अंदर। प्लस ये सारा एरिया जो होता है ना, ये सारा एरिया जितना भी होता है ना, ये इसके अंदर सॉफ्ट मांस है हमारा, फ्लैश जो है, मांस जो है बहुत सॉफ्ट है यहाँ पर। यहाँ हड्डियों का उस लेवल पे, हड्डियों वाला वो आकार कम है यहाँ पे। हड्डी जो है कहाँ पे ज्यादा मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, इस एरिया में। इसलिए जो सूत्र वाला भाग हमने रखा, ये रखा, क्योंकि ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र थोड़ा सा कहे कि रस्सी के बराबर जैसा है ना। ये वो वाला सूत्र तो है नहीं जो हम खा रहे हैं, बस धोती वाला सॉफ्ट सॉफ्ट सा, आराम से चला गया, कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक तो ये पाइप जैसा होता है, तो पतली जगह हो गई, फिर धागा भी पतला हो गया, तो वो उससे घाव बनने का हमारा ज्यादा चांसेस होते हैं। पर ये एरिया जो होता है इतना सॉफ्ट नहीं होता, सेंसिटिव नहीं होता, जितना सेंसिटिव हमारा ये वाला एरिया होता है। ठीक है, क्लियर हुआ।
ओके। उसके बाद फिर हमने जब ये सब कुछ कर लिया, इससे हमारे म्यूकस जितना निकलना, हमारा जो म्यूकस है वो निकाला गया हमारे नोज में। पुराना जमा हुआ म्यूकस जो वो स्टिमुलेट होता है। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, ये चीज मैम, ऐसे है। सूत्र नीति हाँ और जी, इसमें जल नीति में क्या फर्क हो जाता है फिर? दोनों के फायदे तो वही एक बता ही रही हूँ, हैं। वही बता रही हूँ। फायदे एक जैसे हैं, जैसे वमन में और वस्त्र में डिफरेंस है ना। तभी मैंने बार बार रिलेट करने की कोशिश करी कि सूत्र में और वमन में जैसा डिफरेंस है, ये भी वाटर से करा जा रहा है और ये कपड़े से करा जा रहा है, ठीक है, मतलब सूत्र से, क्योंकि जगह छोटी है ना, नॉस्ट्रल है। तो यहाँ पे हमने जल से करा, जैसे कि वमन में हम करते हैं, और ये हम जैसे वस्त्र में करते हैं। एक तरह की इसके अंदर मसाज हो पा रही है, इसमें कोई मसाज नहीं हो रही। इसमें कोई मसाज नहीं है, नो मसाज। इसमें सिर्फ वाटर का इनटेक करा, निकाल दिया। इसमें थोड़ी सी मसाज होती है, विच इज दी एक्चुअल स्टेप। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जो होते हैं पॉलिप्स जो बने हुए होते हैं ना, उसको काटने में, उसकी रगड़ाई करने में, उसको निकालने में, ये ज्यादा जरूरी है। ये हेल्पफुल होता है, लेकिन पानी वाला नहीं। पानी वाला हमें हेल्प नहीं करता। ठीक है। पॉलिप्स में हेल्प नहीं करता, लेकिन जो बहुत ही ऊपरी भाग पे कोई अगर गंदगी है, उसको दूर करने में मदद करता है। लेकिन जो ये सूत्र वाला भाग होता है, वो अंदर जमी हुई, जो चिपकी हुई होती है लाइनिंग में, उसको निकालने में हमारे लिए सहभागी होता है। एक्चुअल जो साइनस की प्रॉब्लम और माइग्रेन माइग्रेन की प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ से ठीक रहती है। लेकिन जो साइनस की और माइग्रेन की प्रॉब्लम को, ये दोनों को क्योर करता है। साइनस की, पॉलिप्स की, इन सब की प्रॉब्लम को कौन क्योर करता है? सूत्र करता है। प्लस अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है। सूत्र का ये लाभ है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर दंड धोती करते हैं, तो अगर किसी की एसोफेगिस अगर कोई कंस्ट्रिक्ट कर गई है, तो उसको खोलने में हमें हेल्पफुल रहता है, राइट। ठीक है। ऐसे ही ये भी हेल्प करता है कि अगर किसी का नॉस्ट्रल थोड़ा सा एक साइड का बड़ा है, एक साइड का छोटा है। कुछ लोगों में आपने कई बार नोटिस करोगे, स्पेशली डिप्रेस्ड पीपल जो होते हैं, उनका एक नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव रहता है, दूसरा नॉस्ट्रल कम एक्टिव रहता है। बहुत बार नोटिस करेंगे, अभी आप जब आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं इंसान, उसमें भी नोटिस करेंगे, अगर उसको योग के साथ जोड़ेंगे ना, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। उनकी तरंगों पे इस वजह से इफेक्ट भी पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा हम कहते हैं कि एनर्जी वाली चीजें उनको थोड़ा करवाएं, उनको होनी चाहिए। जब हम सूत्र नीति भी करवाते हैं, तो ये एक्टिवनेस वहां से भी आती है। ओके। क्लियर हुआ ममता जी? एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं पाई मैं। ठीक है। जैसे कि पानी से आप मान लीजिए, अगर कहीं अपने बर्तन को आपने धोना है, ठीक है, आप उसको पानी से धो लोगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगी, गंदगी निकल गई उस बर्तन के ऊपर से? नहीं। क्योंकि पुराना जंग लगा हुआ बर्तन था। आप उसको सिर्फ पानी से धोओगे? नहीं। हम उसको पूरा रगड़ना पड़ेगा ना। हम जूने से पूरा रगड़ते हैं, उसको वॉश करते हैं, स्क्रब लेते हैं, उसको अच्छे से करते रहेंगे, फिर उसके बाद उसको देखेंगे, अच्छा अब साफ हो गया। चांदी का बर्तन है या चांदी की कोई भी चीज है, अभी दिवाली पे भी हमने बहुत सारी चीजें ऐसे निकाली होंगी, तो हम उसको पहले रगड़ाई करते हैं ना उसकी, तभी साफ होता है। सिर्फ वाटर से साफ तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो चीजें जम गई हैं, उसको सूत्र निकालने में हेल्प करता है। जो चीजें हमारे सेल के माध्यम से हमें बाहर निकालनी है, या हमें कहें कि सिर्फ ऊपरी भाग से थोड़ा थोड़ा धोना है, पानी का जो दो तरीके हो जाते हैं, एक एब्जॉर्प्शन की वजह से हम उसको क्लीन कर पाते हैं, सेल्स के अंदर के टॉक्सिन्स निकाल पाते हैं। दूसरा जो होता है कि पानी से, जो ऊपरी भाग पे सिर्फ हल्का का जो है, सिर्फ वॉशिंग वॉशिंग जो हम नहाते हैं जिस तरह, अगर हम इसमें रगड़ाई नहीं करेंगे, साबुन से अच्छे से अपने हाथों को रगड़ेंगे नहीं, तो सफाई नहीं होगी, अच्छे से स्क्रब नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको सूत्र से या स्क्रब से या किसी जूने से, या हम उसको रगड़ रहे हैं, तो वो जगह साफ होनी शुरू हो जाएगी, उसकी जो परतें हैं वो क्लीन होती जाएंगी। इसलिए सूत्र नीति डेली नहीं कर सकते, लेकिन जल नीति डेली कर सकते हैं। अगर ज्यादा करोगे तो थोड़ा हार्श हो जाएगी ना, स्किन बार बार रगड़ी जाएगी, तो वो छिलना शुरू हो जाएगी वहां से। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे दोनों के नोज के बीच में जो डिफरेंस होता है, हमारा नोज का कईयों में क्या होता है, जैसे नोज है, ठीक है, कईयों की हड्डी ये टेढ़ी जा रही होती है, ऐसे हो जाती है, हल्की यहाँ से यूं, हल्की सी यूं हो जाएगी, ऐसे हल्की सी टेढ़ी सी हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये वाला जो छिद्र होता है ना, छोटा हो जाता है। तो सूत्र इसको खोलने में मदद करता है, धीरे धीरे धीरे, लगातार हम एक टाइम तक हम करते रहेंगे, धीरे धीरे वो अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। फिर कईयों में क्या होता है, पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप्स का मतलब छाले से, ऐसे से,
ऐसे ऐसे छाले से बन जाते हैं। मांस का ही टुकड़ा जैसा निकला हुआ होता है, वैसे हो जाता है। उसको भी काट कर या धीरे धीरे निकालने में ना ये सहायक होता है। इसकी सफाई रगड़ाई करने में सूत्र बनने से ज्यादा बेहतर रहती है। क्या जलनेति फर्क नहीं करती? जलनेति भी फर्क करती है। सेलुलर लेवल पे जलनेति बहुत कामयाब है। इसी वजह से जलनेति को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए उसको आयुर्वेद ने अडेप्ट किया कि हाँ जी, हमें जलनेति करनी चाहिए और नमक डालकर करनी चाहिए। दूध के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तेल वाली जो हम करते हैं, उषा पान हम नाक से जो करते हैं, इसी वजह से करते हैं। जो हमारा, क्योंकि सारा वायु तो हमने इस नॉस्ट्रल से लेनी है। अगर यही क्लीन नहीं होगी, नॉस्ट्रल क्लीन नहीं होगी, नॉस्ट्रल का पैसेज अगर छोटा रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, तो इस वजह से हम उसको क्लीन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, श्वासों का उस पे कंट्रोल हमारा नहीं बन पाएगा। और उसकी वजह से हमारे सोचने में और कार्य करने में दोनों में फर्क आएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। आप कुछ क्लियर हुआ आपको? नहीं तो मैं एक हाँ डायग्राम के जी साथ मैम। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक डायग्राम के साथ कर दूंगी। तो इसमें नमक कितना देखना, मैं आपको डालते हैं डायग्राम मैम? सेम आइसोटोनिक करना होता है जैसा हमारा वामन में होता है। तो 1 लीटर में कितना? नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम वैसे कहते हैं 1 लीटर में, 1 लीटर आपका लगभग हम वैसे कहते हैं 2 चम्मच के आसपास, 1.5 से 2 चम्मच के आसपास। छोटी चम्मच ना? जी 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 जी। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें स्पैन बताएं। स्पैन से मीन्स इसके अंदर वितस्ती के बारे में डिस्कस करा गया था, जो सूत्र में भी था। सूत्र मीन्स श्लोक में, जो गहन संहिता के श्लोक में भी है। वितस्ती यानी कि जो हमारा हमारा हाथ होता है, अगर हम छोटी उंगली और अंगूठे को पूरा फैला ले तो नियरली कितने बनता है? वो 9 इंचेस बन जाता है। इसको कई जगह पे इसको 12 अंगुल के बारे में भी कहा जाता है, ठीक है, कई जगह पे। दूसरा सूत्र नीति का जो होता है 9 इंचेस का जो थ्रेड है, मतलब थ्रेड जो है, जो सूत्र है, पूरा मिला के, वैक्स वाला पार्ट मिला के और कॉटन वाला भाग मिला के भी ये 9 इंचेस का होना चाहिए, ठीक है। इतना होता है सूत्र का लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, उसको हमने नाक से डाला और माउथ से निकाला। इसमें व्युत क्रम की तरह नहीं है कि माउथ से लेंगे और नाक से निकालेंगे। थ्रेड का ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर आता है, ये किस किस एरिया में सेम है दोनों की ना, बेनिफिट्स दोनों के सेम है और दोनों की जो कॉन्ट्राडिक्शन है ऑलमोस्ट सेम है। पर लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है? ये है दिव्य दृष्टि देता है, कफ दोष का निवारण करता है, खेचड़ी सिद्धि देता है, जो जलनेती नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि खिचड़ी सिद्धि में क्या होता है, हमारे कपाल रंध्र का रास्ता जो है वो साफ करता है। कौन साफ करता है? सूत्र साफ करता है। जलनेती ये काम नहीं कर पाता। सॉफ्ट है ना जलनेती से देखा जाए तो, वो रास्ते हार्श नहीं है। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज में जगह बनानी होती है हमें हाथ का इस्तेमाल करना होता है, जहाँ पे हमें थोड़ी ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। तो सूत्र जो है थोड़ी शक्ति ज्यादा लगा रहा है, इसलिए वो नोस्ट्रल को, कंस्ट्रक्शन को, रस्तों को थोड़ा खोल रहा है। तो हमें खिचड़ी सिद्धि में हमारी हेल्प होती है, ठीक है। फिर आता है मेंटल, जो हमारे मेंटली हम फोकस लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब नाक के छिद्र जो है पूरे प्रॉपरली खुल गए हैं। अब श्वासों का आदान प्रदान अब ज्यादा और अच्छे से खुलकर हो पा रहा है। इसलिए मेंटल फोकस और क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है। जो सोचते हो वैसा कर पाते हो, इसमें फर्क आने लगता है। पहले सोच भी नहीं पा रहे थे, करना तो बहुत दूर की बात है। अब सोच भी पा रहे हो और आपकी दृढ़ता बढ़ती जा रही है, आप उस कार्य को कर भी पाओगे, ठीक है। एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर नोज एज वेल, फ्रॉम योर मेंटल एक्टिविटी एज वेल फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कार्य करने में जो लोगों को होता है ना, कि पहले तो मूढ़ अवस्था में रहते हैं, मूढ़ अवस्था से कौन सी अवस्था में? शिफ्ट अवस्था, शिफ्ट अवस्था से विशिष्ट अवस्था में, उसमें आना शुरू, सॉरी, सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था से शिफ्ट अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। इससे डिफरेंस आता है, ठीक है। काम द माइंड, हेल्प रिलीव द स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे रिलीव होता है? स्ट्रेस रिलीव होता है जब आपकी श्वास क्रिया बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाए ना, नॉर्मल होनी शुरू हो जाए, आपका सोचने का पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सोचने का पैटर्न बदलेगा ना आपका, आपका स्ट्रेस अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा, नर्वसनेस अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी, टेंशन, डिप्रेशन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। फिर एडिन डीलिंग विद द डिप्रेशन, डिप्रेशन में अगेन मैंने आपको कहा था ना, क्यों डिप्रेशन होता है? उनके स्वर में हमेशा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस को क्लीन, उसको बैलेंस, उसको नॉर्मल करने में, इक्वल लाने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है जितने भी टेंट्रम्स होते हैं, मेंटल टेंट्रम्स का मतलब क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, अब रोना निकल गया। छोटी सी गेम खेल रहे थे, हार गए, बुरा लग गया, अब रोने बैठ गए। मूवी देखी थी, मूवी देखी, इतनी टच हो गई, रोने बैठ गए। तो जो ये एक सेंसिटिविटी है, जो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी को ना
मेजोरिटी ऐसा शाब्दिक तौर पे तो पता होता है, पर लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते उस मैच्योरिटी को, उस समझदारी को। ये वो टेम्परेचर सॉरी जो टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं उसको भी यूज ठीक करता है। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है हर बात पे, हार्मोन लेवल नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल नहीं का मतलब क्या होता है, जनरली जो होता है टेस्टोस्टेरोन के अंदर क्या होता है, गुस्सा ज्यादा रहता है मेल में, तभी ज्यादा रहता है इस वजह से, क्योंकि इसका स्राव कुछ ज्यादा रहता है, तो इस वजह से उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। तो वो गुस्सा जो होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, उसको बैलेंस करना आ जाता है। मेच्योरिटी जिस शब्द की मैं बात कर रही हूँ बार बार, उस शब्द से क्या होता है कि मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मेच्योरिटी से पहले क्या होता है, शब्द पता होते हैं, मीनिंग को महसूस नहीं करते। मेच्योरिटी का मतलब क्या है, शब्द तो पता था, अब उसका मीनिंग समझना शुरू हो गया। अब वो हमारे शरीर पे मतलब फिजिकली भी हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, मेंटली अब उस चीज को कर पा रहे हैं, हमें वो चीज छू पा रही है। ठीक है। तो वो चीजें जो होती है वो टेंट्रम सॉरी मेंटली जो हमारा जो दिमागी तौर पे जो हम काम करते हैं, कार्य जो हमारा होता है, उसको हम पकड़ के ठीक कर पाते हैं, हमारा कंट्रोल उसमें बन पाता है। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट बात है कपालभाति। कपालभाति के तीन इसके अंदर बताए गए हैं। एक्चुअल कपालभाति जो होती है वो तो बताई नहीं है, एक्चुअल कपालभाति जो हम करते हैं वो नहीं बताई हुई है इसके अंदर, वात व्यूत और शीत बताई है। ठीक है। जैसे हमने घेरण संहिता में पढ़ी है। ठीक है। इसमें आते हैं वात कर्म के बारे में। वात कर्म में मुझे लगता है शायद मैं इसके बेनिफिट्स हाँ जी बता दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वात कर्म, वात का मतलब क्या हो गया, वायु। वायु कर्म से हम अपने अपनी क्लीनिंग करेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी क्लीनिंग कर ली, वाटर से, किस किस की, जीआई ट्रैक्ट का पूरा क्लीन कर लिया हमने। अब हमने नोज क्लीन कर ली, किससे, वाटर से, एंड किससे, कपड़ा कह सकते हो, वस्त्र कह सकते हो, क्योंकि वस्त्र धोती करी है, सूत्र नेति करी है हमने। ठीक है। अब हमने कहाँ का की क्लीनिंग कर ली, जीआई ट्रैक्ट क्लीन कर लिया और नोज क्लीन कर लिया। किस किस से करा, पानी से करा और कपड़े से करा। ठीक है, क्लॉथ से करा। अब किसकी बारी आ गई, हवा की, विंड या एयर कहिए। ठीक है। इससे क्लीन करेंगे। क्यों क्लीन करेंगे, कि कौन सा तत्व हमारा बेटर करेगा हमारी बॉडी का, बताएं। कौन से तत्व पे असर पड़ेगा अगर हम वात दोष पे या सॉरी वात से अगर हम क्लीनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वात हमें कहाँ पे हेल्प करता है, कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ जी हाँ जी बताएं। हाँ, ये डायफ्राम से नीचे तक है वात कर्म का ना। हम्म। मतलब इनहेल जब कर रहे हैं तो डायफ्राम के नीचे तक जाएगा और एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम से ही वापस। जी। मतलब इ- शायद ऐसा जो योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं ना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जी। और वैसा क्या होता क्या? है, वैसा है इसमें, लेकिन एक चीज और ऐड करनी है। अब थोड़ा सा और ऊपर का लेवल जाइए। और ये थोड़ा फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। टेक्निक में मत जाओ, टेक्निक में मत जाओ, इसके बेनिफिट्स के बारे में सोचो, जो आज तक हम योगिक भाषा में पढ़ते आ रहे हैं वैसे वाला। सोचो सोचो, वात, वायु, कौन सी वायु, कितनी वायु, कहाँ कहाँ होती है। हाँ जी स्मिता जी बताइए बताइए। इससे चेस्ट एक्सपांड होगी और प्राणवायु का जो क्वांटिटी है अपनी वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली और इसमें चलिए मैं बताती हूँ इसमें। इसमें जो हमारे पंच प्राण है, पांच प्रकार की जो हमारी वायु है ना, उस पे भी कंट्रोल आता है वात कर्म से। ये कई जगहों पे पढ़ने को मिलेगा आपको। हालांकि इसका विस्तार में बहुत कम जगहों पे पढ़ने को मिल रहा है। बहुत मतलब अच्छे से भी दिया हुआ है, लेकिन टेक्निक ज्यादा दी हुई है। ठीक है। पंच प्राण के ऊपर ये काम करता है, जो 5 उप प्राण है उस पे भी काम करता है। ठीक है। जो प्राण वायु है, जो चेस्ट रीजन हमारी प्राण वायु
जो प्राणवायु हमारे चेस्ट रीजन में होती है, इसको क्यों हम मेन कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं बहुत सारी समान और प्राण का मिलन जो होता है ना, कहीं इन जगहों पे हो पाता है। तो बहुत सारी वायु जो हमारी होती है ना, वो इनकी वजह से अफेक्ट करती है। ठीक है, इसकी वजह से इनको ज्यादा सॉरी सुप्रीम रखा जाता है, और ज्यादा उत्तम माना जाता है, या कह लो श्रेष्ठ करा जाता है। कई जगहों पे हम ग्रंथ में पढ़ते हैं ना, प्राणवायु उत्तम पे है, या नंबर वन पे है, प्राइम पे है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है। दूसरा, एक तो चेस्ट रीजन में हमारे जो ऑर्गन है वही सबसे ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स है। लंग है वहां पर, और लंग्स है, और हार्ट है वहां पर। ठीक है, तो ये जो एरियाज है, इसकी वजह से हमारा काफी इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी हमारी अफेक्ट करती है। ठीक है, बात करें मैं एक पंच प्राण नॉर्मल जो प्राइम है वो, और पंच उपप्राण, दोनों पे इक्वली ये बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है, और डीपर लेवल पे इफेक्ट करता है। इसलिए बात कर्म जो सॉरी हाँ जी, बात कर्म कपालभाति है, वो बहुत डीप असर करता है हमारे ऊपर। ठीक है, बात कर्म में क्या आता है, एक योगिक क्लेंजिंग टेक्निक है जो सिमिलर होती है हमारी अनुलोम विलोम से, लेकिन इसके अंदर हमारी हस्त मुद्रा नहीं होती। हस्त मुद्रा कौन सी, जो हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं, इसमें वो मुद्रा नहीं होती, ऐसा श्लोक में मेंशन करा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको अनुलोम विलोम, अगर हम हस्त मुद्रा ऐड कर लेते हैं, तो ये अनुलोम विलोम बन जाती है। और बात कर्म कपालभाति कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली आज की डेट में बहुत लोगों के लिए फिजिबल है। इसलिए हाँ, बिना हाथ के अगर हम हाथ का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये क्रिया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस क्रिया को करने का हमारा मेन और उद्देश्य क्या होता है, एक तो क्लीनिंग तो हुई हुई, क्योंकि हम क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं इसको। दूसरा, इसे हमारा कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप कभी खुद से अभी इस टाइम पे बैठ के एक बार करिएगा कि आप इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से, इनहेल करा लेफ्ट से, एक्सेल करा राइट से, बिना हैंड जेस्चर से, कितनी देर कर पाते हैं, और कितना लंबा आप कर पाते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये इसमें जो क्लीनिंग होती है ना, वो क्लीनिंग हमारी ऑफ कोर्स चेस्ट रीजन की तो हो ही रही है, लंग रीजन की तो हो ही रही है, पर ये एक जोर के साथ साथ जो हमारा साइनस लेवल जो होता है, माइग्रेन लेवल जो होता है ना, वो भी धीरे धीरे ठीक करता है। वर्टाइगो में क्या होता है, कई लोग वर्टाइगो बेसिकली किसी को क्लियर है वैसे वर्टाइगो क्या होता है मेडिकली, बायोलॉजिकली क्या होता है वर्टाइगो? डिजीनस टाइप का होता है ना। आगे किस वजह से होता है? मतलब ये रिलेट करता है मेंटल इशू से। नहीं, कोई और? प्रियंका जी, इसमें ऊंचाई से चक्कर आते हैं देखने में, ये बात कॉमन है, आप सबको पता है। कोई भी? जिसको ऐसे बोलते हैं ना कि हाइटोफोबिया होना, हम्म ऐसे। हम्म इसमें क्या होता है, वैसे कहते हैं कि अ, एक जो आपने एक कान के अंदर का इनर स्ट्रक्चर पता है ना, ऐसे गोल गोल होता है, लेब्रिथ, हाँ हाँ। है ना, इसी में ही ना, इस एरिया में ही ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं कैल्शियम के। ऐसा ये बना हुआ है, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स से हो जाते हैं, एक दो हो, पांच हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी हो। वैसे वो तो मुश्किल से एक ही होता है वैसे तो, वो एक दो ही बड़ा काम खराब करते हैं। जैसे ही इंसान नीचे की तरफ देखता है ना, ये हिल जाता है अपनी जगह से। और वो क्या करता है, अंदर जो फ्लूइड था ना, कान के अंदर, ये जो है ना एरिया, यहाँ पे फ्लूइड होता है सारा। ठीक है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, इस फ्लूइड का कार्य क्या होता है, इस फ्लूइड की वजह से ही हम बैलेंस कर पाते हैं। कान का काम प्राइमरी सुनना नहीं होता, कान का प्राइमरी काम होता है बैलेंस करना। जितना भी हम सीधे चल पाते हैं, सुई में धागा डाल पाते हैं, एक जगह पे देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, ये सारा काम कौन करता है, कान करता है। ठीक है, ये फ्लूइड की वजह से होता है, जो कान के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज अगर आ जाए उस फ्लूइड को डिस्टर्ब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्टाइगो, मोटी भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर थोड़ा सा अपर लेवल पे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करें अभी भी।
ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ही कोई इंसान सर आगे की तरफ झुकाता है ना, वो पार्टिकल थोड़ा हिलना शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सामने क्या कितनी ऊंचाई थी, इसलिए इसलिए इनको ऊंचाई पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कि ऊंचाई में जैसे ये नीचे देखते हैं ना, तो ये बैलेंस नहीं बना पाते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं खड़ा, नीचे खड़ा हूँ ऊपर खड़ा हूँ। पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ये जो पीछे मेडुलरी एरिया, जो सॉरी मिडल ऑब्लोंगेटा हमारा है, इस एरिया में हमें प्रॉन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये सेरिबेलम जो है हमारा, बेलम और ब्रम, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, बेलम बड़ा या ब्रम बड़ा? ब्रेन पढ़ चुके हैं हम। सेरिबेलम बड़ा होता है, ब्रम बड़ा होता है। सेरिब्लम। सेरिब्रम बड़ा होता है, राइट। हाँ। हम्म, ठीक है। तो उसको नहीं, उसको इफेक्ट कहाँ करता है, बाद में करता है, ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। और जो सेरिबेलम होता है वो छोटा वाला ब्रेन होता है, ये वहां इफेक्ट करना शुरू कर देता है बैलेंसिंग के लिए। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका सेरिबेलम ही टर्म टेस्ट करते हैं कि चल के दिखाओ सीधा, एक रेखा खींच देंगे। पहले का टेस्ट हुआ करता था, ये शायद आदमियों को पता हो, यहाँ पे जितनी भी मेल बॉडी बैठी हुई है शायद इनको पता हो कि पहले ड्रिंक टेस्ट कैसे होते थे। एक लंबी रेखा सीधी खींच देते थे, और उतार गाड़ी से उतार के पूछते थे कि आपने ड्रिंक करी कि नहीं करी। होता ना कई बार आपने बहुत कुछ खा लिया तो नहीं पता चलता कि समवन हैड ड्रिंक। तो उसके टेस्ट के लिए क्या करते थे, पुलिस क्या करती थी, लंबी लाइन खींच देती थी और कहती थी इस पे चल के दिखाओ। तो सीधा चल नहीं पाता इंसान। एक तो वो ब्रेन वहां से काम करता है, दूसरा वो ब्रेन भी कहीं ना कहीं हमारे इसके अंदर वो डिजीनेस लाता है। जो बैक ऑफ द ब्रेन पे काम करता है वो डिजीनेस लाता है। जो ये वाला कान वाला जो एरिया होता है ये तो पूरा घुमा देता है। इसकी वजह से चक्कर आते हैं और काफी देर तक इंसान नॉर्मल नहीं हो पाता। जो लोग फ्लाइट ज्यादा लेते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और जो लोग अंडर डाइविंग भी करते हैं उनको भी। ठीक है। ओके। अब करते हैं यहाँ पे फिर इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बात कर में, हाँ बात कर में बता दिया मैंने, अनुलोम विलोम की तरह करना होता है। इसमें हम नेवल का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे योगिक ब्रीथिंग, जैसे कोमल जी ने बताया था कि हम जब ने हमने क्या करा, मैंने, अगर मेरी बेली अंदर जाएगी तो क्या होगा, ये अपवर्ड ऊपर जाएगा, बेली अंदर गई तो। ठीक है। और जैसे मैंने बेली बाहर की तरफ निकाली, यानी कि नेवल बाहर निकाली, नाभि अपने बाहर निकाली, ये नीचे की तरफ आएगा। यानी कि जो मेरा लंग था, जो थोरेसिक कैपेसिटी है, कैविटी है, वो कैसे स्ट्रेच कर रही है, ऐसे अपवर्ड। यानी कि ऐसे स्ट्रेच हो रही है, हमारा चेस्ट रीजन स्ट्रेच कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। ठीक है। इसलिए ये कहाँ पे हमारी क्लीनिंग कर रहा है, कौन सी जगह को यूज कर रहा है, ये चेस्ट रीजन को कर रहा है, लेकिन यहाँ से अपवर्ड स्ट्रेच से। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स भी ऑफ कोर्स इसी से रिलेटेड ही होंगे। पहला, ये कफ दोष को हमारा निवारण करेगा, कि जितना ज्यादा हम ब्रीदिंग का पैटर्न अच्छा करेंगे, स्लो एंड स्टेडी रखेंगे, उतना ही ज्यादा ये हमारे कफ के दोष को करेगा, निवारण करेगा, कि वो जलेगा उतना ज्यादा हमारा। ठीक है। और जलेगा मीन्स कफ को जमने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। कफ को वहां ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। वायु का आदान प्रदान होता रहेगा, गर्म और ठंडी। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं वो गर्म होते हैं, जो लेते हैं वो ठंडे होते हैं। ठीक है। कहते हैं कंसंट्रेटिंग पावर बढ़ती है, ये तो ऑफ कोर्स, मतलब इसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते इसको। फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर में जो होता है उसको नॉर्मल करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, सॉरी जो अ, अ, जो एक उसको वापस लाने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का प्रयास हमें चाहिए। ठीक है। फिर आता है हार्ट डिसीज, जितनी भी होती है कोशिश कीजिए उसमें वैसे ना करवाइए। डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब करा देन ओनली गो फॉर इट। पर इसमें ये होता है कि बहुत इजी रहता है, इसमें हमारा कंट्रोल रहता है कि हम राइट साइड को थोड़ा ज्यादा हम इनहेल कर सकते हैं, लेफ्ट को थोड़ा कम करेंगे। इसमें हम अपना कंट्रोल बना सकते हैं, सूर्य बेदी चंद्र बेदी वाला टाइप। ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। ठीक है। लेकिन हार्ट डिसीज के अंदर हमें थोड़ा बेनिफिट देता है, हमें थोड़ा सा रिलीज करने में हमें हेल्प करता है। हर्निया में, गैस्ट्रिक अल्सर में हमें नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में हमें कहाँ बेनिफिट करेगा, अगर हम चंद्रभेदी लेवल पे कर रहे होंगे तो। एपिलेप्सी में बहुत बेनिफिट देता है ये। एपिलेप्सी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये एक आप ये समझिए रामबाण की तरह काम करता है। अगेन, डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब करने पे और उत्तीर्ण योग प्रैक्टिशनर के सामने ही करना चाहिए, क्योंकि एपिलेप्सी का दौरा कभी भी पड़ सकता है। ठीक है। एपिलेप्सी सब क्या समझते हैं, क्या होता है? अ, मिर्गी का दौरा में। थैंक यू, लेकिन इसका मीनिंग ओह। सोचो सोचो, मेडिकली कैसे कहोगे क्या है मिर्गी का दौरा, क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर?
ये तो ये एक काइंड ऑफ अटैक जैसा होता है ना, कि एकदम हम्म सडन सा कुछ आए, तो उसमें या तो पर्सन वो थोड़ा सा बेहोश जैसा हो जाता है, या फिर कुछ एक टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ। होता क्या है, अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम, दैट्स ट्रू प्रियंका जी, अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन होता क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ब्रेन मैं रीजन पूछ रही ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है वो थोड़ी देर के लिए मतलब डिस्कनेक्शन हो जाता है। हूँ। डिसकनेक्शन हो जाता है, लूज हो जाता है। हाँ चलेगा, लूज हो जाता है। परफेक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन उन दोनों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं उसमें। इसको दूसरी भाषा में थोड़ा सा याद करने के लिए बताऊं तो ये इजी रहेगा समझने के लिए कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे बात करता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में, सिनैप्स। और भी इसके मेडिकल टर्म में समझाने के और भी बहुत तरीके हैं, पर अभी आपने सिनैप्स पढ़ा हुआ है, इसलिए सिनैप्स का नाम लिया मैंने। ठीक है, सिनैप्स पता है ना क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे बात करता है, सिनैप्स के माध्यम में। सिनैप्स के माध्यम में क्या होता है, केमिकली अपना मैसेज को वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वैसे अगर हम थोड़ा सा समझे कि इसका जो कनेक्शन लूज होता है ना, उस लूज में क्या होता है, वो प्रॉपरली किसी चीज को रिएक्ट और एक्टिंग कर जाता है, गड़बड़ कर जाता है, लूज नहीं होता, वो गड़बड़ हो जाती है। करना क्या है, जैसे कि मान लो किसी जगह पे आपने इसका एक और तरीका भी बता सकती हूँ, जैसे कि आपको किसी ने कहा कि जो ये चादर है, ये रजाई है, इसको तय कर दो। आपने क्या करा, गोल 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 करी और एक जगह पे छुपा दी। ये तो अलमीरा में डाल दी या ओटोमन में डाल दी, जहां मर्जी आपने रख दिया। ठीक है, मान लीजिए अपने ओटोमन में ऐसे ही घुमा फिरा के उसको ऐसे ही रख दिया। ये जो घुमा फिरा के रखा है ना, ये होता है एपिलेप्सी। ये घुमा फिरा के रख दिया था, तय करके आराम से सलीके से नहीं रखा आपने। ठीक है, जो गड़बड़ कर जाता है ना अंदर से, ये वो गड़बड़ होती है, इसे कहते हैं एपिलेप्सी, आम भाषा में समझने के तरीका। ठीक है, इसलिए वो अटैक पड़ता है, इसलिए वो नॉर्मल नहीं हो पाता। इसलिए जब ऐसा अटैक पड़ता है तो क्या करना चाहिए, हम जो कहते हैं ना कि सूंघाओ। सूंघाने का मतलब क्या था, मैंने तभी बताया था, सूंघने की शक्ति के पास ही सबसे ज्यादा सर्वप्रथम एक हमारे पास क्या है, ऐसी एक पावर है उसके पास, और फैक्ट्री के पास, कि वो प्रधान है उसके अंदर। उसको ग्लैंड्स के पास जाके अपना चेक पोस्ट नहीं देना होता कि ये मैं ये वाली सुगंध लेकर आया हूँ, जाइए अपना काम कीजिए ग्लैंड्स। वो नहीं, मतलब मैं अंदर जाऊं, मैं काम करूं, वो ये नहीं पूछता, वो सीधा आज्ञा देता है, जाओ ये काम करो। ठीक है, ये शक्ति सिर्फ एक ही के पास है, वो ऑल फैक्ट्री के पास है। ठीक है, इसे ऑल फैक्ट्री बल्ब्स जो होते हैं, उसको बल्ब कहते हैं। ऑल फैक्ट्री बल्ब्स जो होते हैं वो इसी इसी प्रधानता के साथ काम करते हैं, इसलिए इसको गुरु माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, राशियों में हम पढ़ रहे थे ना, इसलिए इसको गुरु कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी प्रधानता में काम करता है। क्लियर हुआ, बता दीजिए। क्लियर हुआ तो प्लीज बता दीजिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वर्टाइको क्लियर हुआ, माइग्रेन हेडेक्स क्लियर हुआ, सिग्निफिकेंट नोज ब्लीडिंग क्लियर हुई, डिटैच रेटिना। जिनका डिटैच रेटिना का मतलब ये होता है कि अब जो एक इमेज थी वो नहीं बन पाई थी, प्लस रेटिना का जो एक हेर फेर हो जाता है ना अपने अपने उस एरिया से, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, देखने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उसमें प्रॉब्लम आती है ब्रेन लेवल पे। तो वो चीजें भी हमारी करेक्ट करता है ये। ठीक है, ग्लूकोमा, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, उस केस में भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और अगेन मैं कहूंगी डॉक्टर प्रिस्क्राइब एरियाज होने चाहिए, ये वाले एरियाज में हमें तब करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है एक बार, और या फिर अच्छे योग प्रैक्टिशनर के सामने होना चाहिए। बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, स्किन ग्लो करता है, और हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी और अस्थमा की लंग्स की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा है ये। इंक्रीज मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी हमारे बात पित्त और कफ के दोष जो हैं उनको बैलेंस करता है ना, ऐसा नहीं किसी को एक को बढ़ा रहा है एक को घटा रहा है, ये बैलेंस करता है मेजरली। ठीक है, फिर आता है प्यूरिफाई करता है हमारी नर्व्स को, नर्व्स जिसकी जिसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी फंक्शनिंग पे, एमिगडाला पे फर्क पड़ता है। एमिगडाला पे अगर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा है, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड इंक्रीज द ग्लो ऑन द फेस। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। रिवर्स किसमें,
रिवर्स जो एक्शन एक नॉर्मल एक्शन होता है उसमें, उसका क्या मतलब हुआ नॉर्मल एक्शन अगर होता है तो? नॉर्मल कहने वाला कि हमें नॉर्मल तो करना ही है, हमें उसको घुमाना भी है, ठीक है? जैसे हम उसको घुमाएंगे उस कर्म को, उसको हम युग कर्म कहेंगे। इसमें क्या करना होता है, पहले में हम लेंगे नोज से माउथ, फिर माउथ से नोज, नोज टू माउथ, माउथ टू नोज, ठीक है? इसमें हमने पानी लिया, इसमें पहले हम पानी लेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे। ये एक जो हमारा योगिक टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम पानी जो होता है नोज से लेकर माउथ से निकालने का, इसमें इसको रिपीट करना नीचे, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, ठीक है? इसमें जो होता है, इसमें हमारे कफ दोष का निवारण होता है, हमें अच्छी हेल्थ प्रदान करता है और हमारी बॉडी में एक अच्छी ऊर्जा को प्रदान करता है। ये जो है कभी नहीं करना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को या मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को ये नहीं करना चाहिए। अब करना कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने पानी नाक से लिया, ठीक है? ऐसे हल्का सा आगे टिल्ट होके लेना है। आप ग्लास यूज कर सकते हैं, वैसे ये हाथ का कूप जो बनाते हैं उसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको यूज करा, नाक से पानी लिया और फटाफट से गले से बाहर निकाल दिया। उसको गले से नीचे नहीं उतारना कि वो हमारी एसोफेगस में चला जाए, ठीक है? उसको नीचे ना उतारते हुए यहाँ हल्का सा इकट्ठा कर, इसमें आपकी ना इनर स्ट्रेंथ जो है, समझना बॉडी को, इनर इनर लाइक आउटवर्ड तो आपको नहीं इसके अंदर कुछ काम करना, मतलब पानी पीना है, पर आपने इनवर्ड लेवल पे जो काम करना है, अभी कॉन्शियस लेवल कैसे काम कर रहा है, समझ कैसे रहा है कि पानी कहाँ पहुंच गया, कैसे इसको रोकना है और कैसे उसको माउथ से बाहर निकालना है, इस पे जरूर काम करता है। इसलिए मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा काम देता है ये हमारा। अगेन, जैसे जल नीति करते हैं, ये जल नीति का ही भाग है। जल नीति में अब तक क्या कर रहे थे हम, एक नाक से दूसरे नाक से निकाल रहे थे, अब क्या था, नाक से गले से निकाल रहे हैं, ठीक है? और ये सॉफ्ट है इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? फिर आता है इसके अंदर, मैंने माउथ से पिया और आगे सर झुकाया। पहले मैंने पानी पिया खड़े होकर, ठीक है, नॉर्मल सीधे रह के पानी पिया। फिर जैसे ही मैंने नाक से निकाला था, मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा झुकी और पानी अपने आप आगे की तरफ आ गया। ऐसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा? नहीं। इसमें क्या होता है, जो पानी पिया थोड़ा सा हेड हम हल्का सा टिल्ट करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करना। जैसे हमने दंड होती में ऊपर की तरफ देखा था, ऐसे हल्का सा ऊपर देखेंगे ताकि पानी जो गले में आके इकट्ठा हो पाए और उसको हम नाक की तरफ लेके जा पाए कॉन्शियसली। फिर उसको हेड आगे वापस लाके उसको हम एक्सपेल आउट करते हैं। वैसे बहुत सारे योग प्रैक्टिशनर्स अलग अलग तरीके से भी करवाते हैं, पर ये ज्यादातर मैंने देखा कि जो लोग करते हैं वो इस तरह से भी करते हैं। हल्का सा पहले सीधे रहेंगे, सिर्फ हेड को ही हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल हेड को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर हल्का उसको तुरंत ही आगे की तरफ लाके उसको नाक से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? फिर आता है हमारा इसके जो कॉन्ट्रडिक्शंस और प्रिकॉशंस हमने पढ़ लिए। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये जरूर पूछता है बार बार, ये जरूर पूछता है कि एक बार होता है या दोनों बार होता है। ये हमें नोज टू माउथ भी करना है, माउथ टू नोज भी करना है, ठीक है? फिर आता है शीतकर्म। शीतकर्म में क्या होता है, शीतलता प्रदान करता है। शीतलता कैसे प्रदान करता है, क्योंकि मैं इसके अंदर माउथ से मैंने लिया और नोज से मैंने निकाला। इसमें एक ही माध्यम है, माउथ वाला, नोज वाला नहीं है, जल नीति वाला नहीं है, सूत्र नीति वाला नहीं है। इसे माउथ से लेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे, ठीक है? फिर आता है, जैसे कि हमने नाक से लिया, सॉरी, हमने माउथ से लिया और नाक से बाहर निकाला। ये एक तरह क्या हम, ये तो है कि हम इसको ब्रश करने की बात करें, कोशिश रहेगी खड़े होकर हम करें तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब इजीली आप कर सकते हो, बैठ के करने में इसको थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पोजीशन नहीं बनती है इसको बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए, ठीक है? अगेन, खड़े रहेंगे, हेड को हल्का सा पीछे टिल्ट करा, फिर देन आगे पूरा टिल्ट करके 90 डिग्री का एंगल बना के, या जैसे भी, 90 डिग्री का नहीं होता, सॉरी, इसमें 90 डिग्री नहीं होता, इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं और फिर हम पानी को आगे बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। क्लियर? फिर आता है, ये वही बात आती है, रिपीट होती है, माउथ को हम, सॉरी, वाटर को माउथ में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे ताकि हम वो प्रक्रिया बना सके कि हमें नाक से बाहर निकालना है। ओके, ठीक है? इसका हमने बाहर निकाला और इसको नॉर्मली थोड़ा अपने आप खुद से बाहर निकाल दे, ग्रेविटी को अपना काम करने दे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको थोड़ा इसमें भी जोर लगाओगे ना, बिल्कुल बारीक लेवल पे भी, तो वो पूरा बाहर निकलता नहीं, और कहीं ना कहीं वो श्वास के साथ बाहर अंदर वापस हमारे अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। एब्जॉर्ब मीन्स वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है? आज का स्तर यहीं पे रखते हैं।
अग्निसार, नौली और त्राटक हम कल की कक्षा में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, षटक्रम हमारा कल की कक्षा में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? लघु संघ बताइए। प्रसारण ये कितने दिन में करना चाहिए? इसका भी कोई सीजन है क्या? नहीं,